नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम ले आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वह है सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसके पूर्व मित्रों हमने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी और अदरवाइज जो वनडे एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जामों के लिए। मित्रों हमारा नाम कुश मिश्रा है और आप देखना शुरू कर दिए हैं यूपीएससी विथ वनडे एग्जाम स्टडी। तो मित्रों अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, चलिए एक एक फैक्ट करके हम लोग यहाँ पर जानते हैं सिंधु घाटी का जो सभ्यता है ये है क्या। राइट, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के इतिहास से। यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता मित्रों है क्या। बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इस सभ्यता क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। राइट, दूसरी बात क्या है, और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जो खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए आप आगे देखिए, एक एक फैक्ट करके हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगर बात करें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, नवपाषाण 10,000 से 3,000 होता है। नवपाषाण के बाद आपका ताम्र पाषाण आ जाता है। ताम्र पाषाण के बाद मित्रों आता है आपका सिंधु सभ्यता। राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमने आपको सबसे पहले आपको बताया था क्या, पूरा पाषाण बताया था मित्रों। पूरा पाषाण आप देखेंगे 20 लाख से 12,000 था। राइट, उसके बाद मध्य पाषाण था, मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 था। राइट, उसके बाद नवपाषाण था, नवपाषाण 10,000 से 3,000 था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राइट, अब आता है सिंधु सभ्यता का जो क्रम चलता है, काल चलता है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राइट, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता शहरी सभ्यता मानी जाती है। तो मित्रों जो आप आज इस समय शहरों का सिविलाइजेशन जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत हुई थी। राइट, चलिए आगे आप ध्यान दीजिए। देखिए चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में, मित्रों जो चार्ल्स मैसन थे सन 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देते हैं। 1921 ईस्वी में तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राइट, चलिए ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। आपको ये 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका काल कहाँ से कहाँ तक था, 2500 से 1750 सबसे पहले शहरी सभ्यता मानी जाती है। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 पॉइंट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चूंकि यह सिंधु नदी के तट पर बसी थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट पेज, सिंधु सभ्यता का विस्तार मित्रों कहाँ से कहाँ तक रहा। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा। सिंधु सभ्यता का अगर विस्तार की बात करें, यहाँ पर देखिए उत्तर, आप भारत का नक्शा भी जब आप मित्रों देखेंगे, राइट, जो भारत का नक्शा भी है तो आप देखेंगे वो कुछ इस टाइप से, ऊपर जो होता है ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब हो जाता है और ये पश्चिम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर उत्तर है, ये मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में कहाँ से, महाराष्ट्र दायमाबाद। दायमाबाद मित्रों कहाँ पर है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है।
राइट। फिर यहाँ पर देखिए पूरब से लेके पश्चिम या पश्चिम से लेके पूरब, तो पश्चिम में सुतकांगे डोर, यानी सुतकांगे डोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में है। सुतकांगे डोर बलूचिस्तान से लेकर पूरब सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का ये पूरा एरिया है, ये त्रिकोणीय एरिया है। यहाँ तक ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? ये त्रिभुजाकार माना जाता है। तो मित्रों सिंधु सभ्यता का आकार कैसा माना जाता है? त्रिभुजाकार माना जाता है। चलिए इसमें हम लोग विस्तार जान पाए। अब हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो पहले यहाँ पे आप पॉइंट ध्यान दीजिए, ये देखिए, इस पॉइंट को जरा पढ़िए। सिंधु सभ्यता के समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था मित्रों? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था 4 वर्गों में बटा हुआ था। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में, जिसमें पहला वर्ग क्या है? विद्वान वर्ग। पहला वर्ग मित्रों क्या है? विद्वान वर्ग। तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए पहले विद्वान वर्ग है, फिर योद्धा वर्ग है, फिर व्यापारी वर्ग है, व्यापारी में आपके शिल्प भी आ जाते हैं, फिर श्रमिक वर्ग है। राइट, तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। जो सामाजिक जीवन है सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन में कौन कौन से लोग रहते? भाई समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब आप लोग जानते ही होंगे मित्रों। समाज का मतलब जिस जहां पर इस वक्त आप हैं वो आप समाज में ही तो हैं। तो उस समय आज का सामाजिक जीवन कैसा था, कल का सामाजिक जीवन कैसा था, याद कैसे होगा? आज भी समाज में देखते हैं कहीं न कहीं एक दो आपको विद्वान मिल जाएंगे, कहीं न कहीं आपको एक दो गांव में पहलवान दिख जाएंगे। राइट, कहीं न कहीं आपको व्यापारी शिल्पी भी आपको दिखेंगे, श्रमिक भी दिखेंगे। तो कुल मिलाकर जैसे पहले लोगों का सामाजिक जीवन था वैसे आज भी है। राइट, अच्छा, सिंधु सभ्यता में लोगों के अगर भोजन की बात करें मित्रों तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोगों का भोजन था, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग मित्रों जो भोजन करते थे वो शाकाहारी मांसाहारी, आज भी आप देखते हैं शाकाहारी मांसाहारी और हर चीज़ें खाते हैं। तो जो व्यक्ति हर चीज़ें सेवन करते हैं उन्हें सर्वाहारी नाम दे दिया जाता है। राइट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर चलते मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का जो समाधान प्रणाली थी ये कैसी थी? ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे सर ये समाधान प्रणाली क्या है? तो मित्रों जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, जहाँ पर मनुष्य को मरने के बाद दफनाया जाता है, मनुष्य को मरने के बाद ले जाया जाता है, वो समाधान प्रणाली होती है। देखिए समाधान प्रणाली क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कितने प्रकार से मित्रों करते थे? 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे कैसे करते थे, 3 प्रकार से अंतिम संस्कार कैसे करते थे। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्लीन कर दिया जाए। चलिए देखिए पूर्ण समाधान प्रणाली, पूर्ण समाधान में क्या किया जाता था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा रहती थी, यानी कि पूरी पूरी बॉडी ले जाते थे, कब्र में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान प्रणाली, मित्रों जो आंशिक समाधान प्रणाली है ये क्या है? मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना, यानी कि हड्डियों को दफना दिया जाता था। जब कहने का मतलब है जो कुछ पशु पक्षी वगैरह रहते थे जब खा लेते थे उनके मांस वगैरह, तो जो हड्डियां रहती थी उन्हें हड्डियों को दफना दिया जाता। दाह संस्कार में मृतक को जलाने की परंपरा रहती थी, यानी तीनों ले जाते हैं कब्र में दफना देते हैं। ये आप जानते हैं। कुछ ऐसे भी धर्म हैं जहाँ पर क्या किया जाता है आप देखते होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर चलते। देखिए मित्रों इसमें क्या, नगर नियोजन प्रणाली के बारे में। देखिए नगर नियोजन प्रणाली है क्या? इसके पूर्व हमने आपको समाधान प्रणाली के बारे में बताया, अब हम लोग जानेंगे नगर नियोजन प्रणाली के बारे में। देखिए नगर नियोजन क्या है, पहला क्या है? सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। विश्व के प्राचीनतम, भाई उस समय सबसे पहले शहरी सभ्यता सिंधु था, तो इसमें विश्व जोड़ दिया गया है।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग भी मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ये पॉइंट वाली ज़्यादातर पूछा जाता है, पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर मिलता है, तो ये आपको बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। कहाँ पर खुलते थे? पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ठीक। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। कितनी थी मित्रों? लगभग, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी थी? 10 मीटर थी। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, मकान, सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं। देखिए अभी याद कैसे होगा, हमने अभी आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी, जो पहले शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता की, वही आज भी है। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए आज भी आप देखते हैं जो मकान उकान बनते हैं 4-5 कमरे रहते हैं, आंगन तो रहता ही है पहले जैसे, रसोई घर किचन हो गया, स्नानागार भी रहता है। अब कुआं घरों में बहुत कम मिलेंगे, समरसेबल जरूर आपको दिख जाएगा। ठीक। और शौचालय पहले भी रहता था, आज भी शौचालय रहता है, और ढकी हुई नालियाँ भी मिलती हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला फैक्ट आ जाता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में। यह कहाँ पर यह कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है? यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जैसे श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूज, RS-35, RS-37, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब जानते हैं जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता है, RS-37 ये इसका नाम है। राइट। ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक। यहाँ पर देखिए ह और द, जैसे ह होता है वैसे द होता है, तो ह द, तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे ह वैसे द। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। और ये 4 फैक्ट याद करना है। हड़प्पा सभ्यता में क्या? श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी ताबूज और कब्रिस्तान मिला था। ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, देखिए आगे आ जाता है मित्रों मोहनजोदड़ो। ये देखते हैं मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो मित्रों क्या है? 1922 में मोहनजोदड़ो खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। राइट मित्रों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको ध्यान में रखना है, मृतकों का टीला होता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ से मित्रों निम्नलिखित वस्तुएं मिलती हैं। कौन कौन सी वस्तु? यहाँ देखिए क्या क्या है। चलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे हम लोग याद करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहते हुए सर याद नहीं होता हम लोग को। देखिए पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, आदि शिव की मंदिर है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है, सबसे चौड़ी सड़क है। इसे याद कैसे करेंगे ये बताइए मित्रों। जो पुरोहित निकलेंगे कहाँ जाएंगे? पहले स्नानागार में जाएंगे, राइट, स्नान करेंगे, फिर चौड़ी सड़क के माध्यम से होकर कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, आदि शिव के मंदिर में। तो मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा? कांसे की बनी मूर्तियाँ मिलेगी, राइट। तो ये पूजा पाठ पहले देखिए, पुरोहित क्या करेंगे? मकान में से निकले, स्नानागृह में जाएंगे, स्नान करेंगे, चौड़ी सड़क पकड़ कर जाएंगे मंदिर में, पूजा वूजा करेंगे। मित्रों पूजा किसकी करते हैं? जो आदि शिव होते हैं वो कांसे की उनकी मूर्तियाँ होती हैं, तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। ठीक। हालांकि शिव की पूजा करते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कुआं भी है, तो पहले यहाँ से निकलेंगे,
पुरोहित पहले कुआं में जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करने के बाद आएंगे, भोजन करेंगे अन्नागार। तो ये आप इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों आ जाता है चंदहुदड़ो। क्या आ जाता है मित्रों? चंदहुदड़ो। राइट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मित्रों क्या आ जाता है? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो क्या है? देखिए चंदहुदड़ो भी है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी खुदाई किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने की थी। किसने? गोपाल मजूमदार ने। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में मित्रों ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर, ये पाकिस्तान में स्थित है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। राइट, एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, यह औद्योगिक शहर है। तो मित्रों देखिए चंदहुदड़ो ज्यादातर ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा शहर है जो दुर्ग रहित होता है, जो दुर्ग रहित है। तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों चंदहुदड़ो। ठीक, और इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई मित्रों गोपाल मजूमदार ने किया था। गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई किया था और यह भी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए चंदहुदड़ो में निम्नलिखित कौन कौन सी वस्तु मिलती है? तो मित्रों देखिए चंदहुदड़ो में कौन कौन सी वस्तु मिलती है? लिपस्टिक मिली, शीशा मिला, मन के गुड़िया मिला, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। अब याद कैसे होगा? देखिए ज़्यादातर महिलाएं क्या करेंगी? लिपस्टिक लगाएंगी, होठों में लिपस्टिक लगाती, कैसे लगाएंगी? शीशा में अपना मुंह देखेंगी। ठीक, और ज़्यादातर महिलाएं आप देखते हैं मनके भी उपयोग करते हैं, यानी मनके यानी माला वाला। और जो छोटे बच्चियां होती हैं, यानी छोटे बच्चियां गुड़िया उड़िया का उपयोग करते हैं खेलने के लिए। और ये थोड़ा फैक्ट अलग है, कुत्ता बिल्ली दोनों। आपको अब ये कैसे याद होगा? सबसे ज़्यादा कुत्ते की दुश्मनी किससे रहती है? बिल्ली से। तो ये आपको याद रहेगा। ये चंदहुदड़ो का जो आप स्थल है आप पूरा याद कर सकते हैं। लिपस्टिक, लिपस्टिक मित्रों कहाँ से उपयोग करेंगे? ये देखिए शीशा देखेंगे तब लिपस्टिक लगाएंगे। ठीक, और महिलाएं जो होती है मनके वगैरह का उपयोग करते हैं। महिलाएं हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, बेटियां भी होंगी, गुड़िया, तो खेलने के लिए क्या गुड़िया का उपयोग करेंगे। और कुत्ते बिल्ली की सबसे ज़्यादा दुश्मनी होती है। ये आप यहाँ से फैक्ट याद कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव, नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में अब अगला नेक्स्ट क्या आ जाता है? रोपण। रोपण देखिए इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है मित्रों? पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर यह स्थित है। राइट, आगे देखिए यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मित्रों किससे? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ पर? रोपण में। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्जहोम में मिला था। सही बात, बुर्जहोम में भी आप देखेंगे नवपाषाण काल में कुत्ते के साथ मानव को दफनाया जाता था। और रोपण में भी यही किया जाता है, मानव को कुत्ते के साथ दफनाया जाता है। राइट, चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला आ जाता है मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। क्या आता है? कालीबंगा। ये देखिए कालीबंगा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। देखिए इसकी खुदाई बीके थापड़ ने किया। किसने किया? बीके थापड़ और बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। याद कैसे होगा मित्रों? देखिए थोड़ा आप अपोजिट कालीबंगा, कालीबंगा ये यानी कि इससे काले रंग के कलर से आप मैच करिए। और राजस्थान में आप देखेंगे रेड कलर ज़्यादा होगा। क्या होगा? रेड कलर। तो आप इसे ऐसे याद रखिए। यहाँ पर देखिए हमारे जो पेन का कलर है मित्रों, ये कौन सी कलर है? रेड कलर। तो कालीबंगा, तो कालीबंगा काला या लाल? ठीक, काला या लाल। तो लाल राजस्थान में जो रेत होता है वो ज़्यादातर रेड कलर होता है। तो इसलिए कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के घग्घर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़िया। राइट, काली मिट्टी की चूड़िया। अब कालीबंगा भी यहाँ याद रखेंगे आप। देखिए बंग, थोड़ा बंग चूड़ी। ठीक, काली यानी काली रंग की जो चूड़िया, काली मिट्टी की जो चूड़िया है, इससे रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे आप कालीबंगा। राइट,
और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से वस्तु मिले कालीबंगा में। हल से जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं, अलंकृत ईंट मिलते हैं, हवन कुंड मिलते हैं और चूड़ियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि कालीबंगा जो होता है काली मिट्टी की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे जो वनडे एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप कोई भी यूपीएससी एग्जाम देख लीजिए, सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आ जाते हैं। जैसे अलंकृत ईंट के जो साक्ष्य थे कहाँ पर मिले थे, कालीबंगा में। चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ पर मिले, कालीबंगा में। अब जैसे कालीबंगा खुदाई किसने की, बी के थापड़ और बीबी लाल। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट। अब मित्रों आ जाता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, एक और देखिए, एक और है धौलागिरा। धौलावीरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह भिष्ट ने की थी। किसने किया, रविंद्र सिंह भिष्ट ने। ये जो है धौलावीरा, यहाँ पर स्टेडियम का प्रमाण मिला था। कौन सा क्या प्रमाण मिला मित्रों, स्टेडियम का सबसे अच्छा प्रमाण मिला। ये देखिए पाकिस्तान है, ये है धौलावीरा, तो ये पाकिस्तान की साइड में है धौलावीरा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए सुरकोटदा। सुरकोटदा मित्रों अगर बात करेंगे, देखिए सुरकोटदा, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्खनन जगतपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। जैसे यहाँ पर घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले मित्रों, सुरकोटदा में ही मिले थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ पर मिले मित्रों, सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ पर मिले, सुरकोटदा, राइट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल अगला है लोथल है। लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने भोगवा नदी के किनारे, S.R. राव ने किया था। ये कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों पर मिलते हैं। यहाँ घर के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर आके खुलते हैं, राइट। इस तरीके से आप इन्हें दिमाग में रख सकते हैं। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं मित्रों। देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, संधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब अगर परीक्षा में यदि पूछा जाए ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो है सिंधु सभ्यता। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, राइट। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब लोग अपने भाव को ज्यादा प्रकट करते थे किसी तरीके से चित्र बनाकर, ठीक, क्योंकि उस समय लिपि वगैरह लोग बहुत कम लिखते थे, चित्र वगैरह बनाकर अपने भाव को प्रकट करते थे। अच्छा, दूसरी बात ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं मतलब ये मित्रों देखिए हमारा दाहिना है, ये बायां है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, उल्टा चल रहा था उस समय, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोम रखा, जिसका अर्थ होता है सैंधववासी की उपज। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग मापतौल से भी परिचित थे, ठीक। तो मित्रों देखिए इस सभ्यता के लोग काफी मापतौल से भी परिचित थे। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, राइट। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेरों के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था, राइट।
तो मित्रों आप देख पाए यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में समझ पाए। और इसके पूर्व जो हमने सबसे पहला वीडियो बना रखा है वो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।